नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जाति पूछो उम्मीदवार की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर टिकटों का बंटवारा करेगी, इसे पार्टी ने अपनी चुनाव समिति में शामिल किए गए चेहरों के जरिए साफ कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा ओबीसी चेहरों पर दांव लगाएगी। इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं। पार्टी ने चुनाव समिति में इसी जातिगत समीकरणों को साधते हुए पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। इसको देखते हुए साफ दिख रहा है कि बीजेपी चाहे हिंदुत्व, विकास और जितना दिखावा करे, उसका पूरा जोर जातिगत समीकरण साधने पर ही रहेगा और इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी होता है। जनता समझती है कि विकास महत्वपूर्ण होता है, माना जाता है। आज के समय में देखा जाए तो जनता इन तमाम चीजों को देखती समझती है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि चाहे आप किसी भी स्टेट का इलेक्शन के नतीजे आप देख लीजिए, वोट बैंक की राजनीति या जातिगत समीकरणों के आधार पर निश्चित तौर पर बहुत निर्णायक भूमिका देखते आए हैं हम। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आप दूसरे स्टेट्स की बात कीजिए, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ विकास पर चलेंगे। विकास प्लस जातिगत समीकरण, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं और इन्हीं सब चीजों पर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। और अब जिन लोगों को अभी फिलहाल शामिल किया गया है या एक खाका जो तैयार किया गया है, उसमें ज्यादातर ओबीसी चेहरे दिख रहे हैं। विपक्ष इसका विरोध भी नहीं कर सकता क्योंकि सबको समान भाव से देखने की बात हो गई है। बहरहाल क्या होगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति में जातिगत समीकरणों का बैलेंस बिठाया गया है, और चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पश्चिमी की बात कर लें, पिछड़े की बात कर लें, अति पिछड़े की बात करें, तो दरअसल क्या है ना कि ये चुनाव समिति पूर्व चुनाव ये इन पार्टी के इंटरनल पर्यवेक्षक की बात कर ली है। ये कहिए कि विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा से पहले उनकी रिपोर्ट और किस वर्ग को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसकी कहीं कहीं बांधी है। तो केंद्रीय पार्टियां भले ही चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद ये बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश या बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पर जातीय समीकरण से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी वर्ग और जाति के लोगों को भरोसा दिया था कि 2017 की सरकार आने के बाद वो उनके साथ न्याय करेंगे, लेकिन सरकार बनते ही सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ जातिवादी व्यवस्था चलाने लगे। उत्तर प्रदेश के चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों या दलित समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, सभी को प्रताड़ित किया गया। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी के जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। तो जितने लोगों को भरोसा दिया था उत्तर प्रदेश में, सभी को धोखा दिया है। अब जब चुनाव आया है तो वो सिर्फ कुछ चेहरों को दिखाकर वोट लेना चाहते हैं। प्रदेश का जनमानस समझ चुका है कि भाजपा किसी की भी सगी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जिस तरीके की धर्म की राजनीति करते हैं, उसी तरीके से जाति की राजनीति करते हैं भारतीय जनता। देखिए, तो कहीं ना कहीं एक बात बहुत स्पष्ट है, जिस तरीके से हमने सुना कि यूपी की यदि सियासत की बात की जाए तो वाकई में यहाँ से जातिगत समीकरणों से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ये है, देखिए, आप पुराना रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे तो पूर्वांचल की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर एक वर्ग है जो निर्णायक भूमिका निभाता आया है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार भी हो रहा है। जो छोटे दल होते हैं वो विभिन्न जाति धर्म के जाति के जो लोग होते हैं, छोटे छोटे एक अपना दल बनाकर एक काम करते हैं। तो उस दल में एक विशेष जाति वर्ग के लोग होते हैं। जब वो किसी को समर्थन कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर उस वर्ग को, उस पार्टी को फायदा होता है। और इस बार देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है उसके साथ बहुत सारे छोटे दलों का गठबंधन है, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर वो बात कर रही है या हिंदुत्व की बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विषय है सोचने का कि आखिरकार क्या करना चाहते हैं। और फिर वर्तमान में सरकार है तो निश्चित तौर पर एक बदलाव जनता ने जब किया 2017 में, तो हो सकता है आगे उनको कहीं ना कहीं एक बार फिर से मौका मिले। लेकिन जातिगत समीकरणों के आधार पर जो ओबीसी पे दाव लगाने की बात है वो कितनी सफल होगी, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी का पक्ष रखेंगे रामनिवास जी और सपा का पक्ष रखेंगे अंकुर त्रिपाठी जी। आप दोनों का भी बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी से करना चाहूंगी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो चीजें अब तक प्लान हो गई हैं, तारीखों का ऐलान हो ही चुका है, तो क्या लग रहा है और कितना महत्वपूर्ण होगा ओबीसी पर दांव लगाना? मनोज जी, अभी जितनी चीजें हो गई हैं, देखिए तारीखों के ऐलान के बाद निश्चित तौर पर थोड़ी सी तेजी आ गई है और देख ही रहे हैं विकास मुद्दे, क्या चीजें करेंगे, किसको फायदा मिलेगा। जातिगत समीकरणों की भी बात की जाए तो हम देख ही रहे हैं किसका किससे गठबंधन है, किसने किसका साथ छोड़ा है। ऐसे में अभी की जो बात हो रही है कि चुनाव में टिकट बंटवारे का एक जो छोटा सा ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग को टिकट दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इससे जीत मिल पाएगी? क्योंकि विपक्ष भी इसका देखिए खुलकर तो विरोध नहीं कर पाएंगे। बड़ा अहम सवाल भी और वो चर्चा भी बड़ी अहम है इस मुद्दे को लेकर के। कारण ये है कि प्रदेश कार्य समिति में अगर सदस्यों को देखें और वर्ग विशेष के साथ साथ क्षेत्र के लोगों को देखें तो आपको ये दिखेगा कि आने वाले विधानसभा प्रत्याशियों की बानगी किस तरीके से होगी। थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। 2014 की प्रचंड बहुमत के बाद जब उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की ये समझ में आ गया कि अब तक पूर्ण बहुमत हमको क्यों नहीं मिली थी, किन वजहों से हम अछूते थे या छोटे थे या हमको किसी किसी गठबंधन की जरूरत पड़ती थी पूर्व की सरकारों में। और उसका परिणाम ये रहा कि 2017 में पूर्ण बहुमत हुई, 2019 में उत्तर प्रदेश से जितना सपोर्ट केंद्र को देना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मिला। और 2022 का चुनाव इन सारे उदाहरणों का या सारे एग्जाम्पल्स का या सारे अनुभवों का एक मापदंड होगा। कारण ये है कि लगभग 32 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रिपीट नहीं की। क्षेत्रीय दलों के जो मुखिया हुआ करते थे, चाहे मैं बसपा में मायावती की बात कर लूं, अखिलेश जी से पहले मुलायम सिंह यादव की बात कर लूं, तो मंडल का मंडल 90 से जब राजनीति का बदलाव पूरे देश में आया, उसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं देखने को मिला तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में। बिहार में या उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में बातें हम कुछ भी कर लें, हम विकास की, सुशासन की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, सड़क की, सब करते हैं। लेकिन जब टिकट देना होता है, जब प्रत्याशी का चयन करना होता है, तो हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन किस वर्ग से और कौन किस विशेष जाति का है, जिसकी वजह से हम वहां की सीट जीत सकते हैं, जिसकी वजह से आया राम गया राम। आप देखिए 2012 से पहले मायावती का एक गठबंधन आंतरिक तरीके पर होता था कि किसी दूसरे विशेष वर्ग का अगर कोई प्रत्याशी है, उसका अपना खुद का वजूद है, तो उनके जो कमिटेड वर्कर थे या कमिटेड वोटर थे, उन दोनों का बैलेंस बिठा करके मायावती सरकार में आ जाया करती थी। और इसका उपयोग मुलायम सिंह ने भी 2012 में चुनाव से पहले किया। 2014, 2017, 2019 भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की नब्ज ये पकड़ चुकी है। और उसी का उदाहरण था कि अभी रिसेंटली जो केंद्र में आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और विस्तार के साथ साथ उसको पूरे देश में इस बात का प्रचार किया गया, लोकसभा में उस बात का संज्ञान में लिया गया कि अगर पिछड़े वर्ग को लोगों को हम जिम्मेदारी या हिस्सेदारी या किसी पद पर बैठाते हैं तो बुराई क्या है। तो बदली परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर हम सरकार को रिपीट करेंगे तो हमको किन किन मुद्दों पर क्या चयन करना है, अब किन लोगों को ला के जीतना है, ये उसी का उदाहरण है आपके सामने। ठीक है, रामनिवास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। रामनिवास जी, क्या एक महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है या क्या सोचा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से करीब करीब 42% जगह चुनाव समिति में ओबीसी को देने की जो बात हो रही है, तो इसकी कोई खास वजह या कुछ और इसके पीछे कोई रणनीति है? क्योंकि निश्चित तौर पर अभी तक तो हम विकास, हिंदुत्व, धर्म, पता नहीं क्या क्या सुनते देखते आए हैं और विकास महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जातिगत समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यूपी की सियासत में तो हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो इन लोगों को स्थान देने की कोई खास वजह? राखी जी बहुत सही विचार, क्योंकि उत्तर प्रदेश पिछड़े समाज बिल्कुल इग्नोर करके कोई भी राजनीतिक दल में यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा यही जो समाज में पायदान पर उसको उत्थान के लिए काम, ये हमारे दयाल जी का ही वो जो था
इसी क्रम पे पार्टी आगे मतलब सभी धर्मों के लोगों को लगभग आज पार्टी को जोड़ने का आगे काम। इसीलिए आपने देखा होगा हमारी पार्टी लोकसभा टिकट दिए हो चाहे विधानसभा के टिकट दिए हो, हर बिरादरी टिकट देके उनको समाज में आने का काम किया है। यही कारण है कि 2014 में हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में रही, पूरे देश में रही, और फिर 2017 में जातिवादी दलों के सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति करने का लोग काम कर, और खासकर पार्टी बहुजन समाज पार्टी। तो जब पूरे समाज को लगा कि जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात कर, तो वही आगे सबको आगे बढ़ा। तो देखिएगा लगातार जो भी संपर्क नहीं जुड़े थे हमसे वो भी हमसे जुड़े, और जिसका ये परिणाम हुआ कि आज देश में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी जातियां, कोई ऐसी जाति नहीं बची हो जो नहीं जुड़ी, क्योंकि सबको विश्वास किया है कि हम सबका विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, हम सबका सम्मान भारतीय पार्टी कर सकती है। इसीलिए अगले पिछड़े दलित गरीब अमीर जितने भी हैं सब हम पार्टी में जुड़े हैं, और सबके साथ लेके ही हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी प्रधानमंत्री जी, सब लोग सभी वर्गों को, इसीलिए आज हम दुनिया की बड़ी पार्टी। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है रामनिवास जी आपसे, ब्राह्मण वर्ग जो नाराज चल रहा था उनका क्या करेंगे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तो ब्राह्मण समाज वो समझते हैं जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक दिशा देता है कि राष्ट्र कैसे आगे, समाज कैसे आगे बढ़े। तो जो ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये विपक्ष के लोगों की एक सोची समझी रणनीति है, उनकी चाल है, और उसको लगता है कि ब्राह्मण समाज कैसा समाज है जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिशा देता है। इसलिए कभी ऐसी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की पार्टी है, इसमें सब समाज के लोग हैं। इसमें ब्राह्मण समाज भी है, क्षत्रिय समाज भी, पिछड़ा समाज भी, दलित समाज, सारे समाज हैं। तो सारे समाज के लोग हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज कहीं हमसे अलग होगा। और ब्राह्मण समाज क्योंकि राष्ट्र के प्रति समर्पित और समाज के समर्पित रहता है, ठीक है, इसलिए जहाँ पर भी राष्ट्र और समाज रहेगा निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज उसके साथ रहेगा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। त्रिभुवन नारायण मिश्रा जी, ओबीसी पे दाव लगाने की जो बात है, या लग रहा है कि यूपी की सियासत में कितनी महत्वपूर्ण होगी और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी इसका ले पाएगी? देखिए, ऐसा है कि इनके दाव लगाने पर तो हमको कुछ कहना नहीं है, ये केवल दाव लगाते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। ये केवल दाव लगाते हैं हर चुनाव में। ये पिछले चुनाव में भी दाव लगाए थे किसानों के ऊपर, नौजवानों को रोजगार देने के ऊपर, देश के लोगों को महंगाई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और हमारी बहू बेटियां जो पढ़ती हैं, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, तमाम तरह के नारों के साथ दाव लगाए थे और इनकी सरकार बनी। लेकिन किसान की हालत आप देख रही हैं। 1 वर्ष तक आंदोलन किया, किसानों के ऊपर गृह मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, रौद के मार डालता है, बेरोजगारों को रोजगार मिला नहीं, बेटियों के साथ हाथरस हो या देश या उत्तर प्रदेश के कोने में तमाम जगह हमारी बेटियों के साथ स्कूल जाते समय और ऑफिस जाते समय तमाम तरह के अत्याचार और अन्याय हुए, नौजवानों को रोजगार मिला नहीं। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, ओबीसी हो, फॉरवर्ड क्लास का हो, कोई भी हो, 32 साल से कांग्रेस नहीं है, और हम लोग स्टूडेंट राजनीति से और राजनीति को बड़े नजदीक से देखे हैं। राजनीति में जातिगत माने नहीं होता है। प्रदेश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, पिछड़ों के विकास के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। संघर्ष करने वाले, गरीबों के प्रति इच्छा रखने वाले लोगों की जरूरत होती है, और आज वो इच्छा शक्ति केवल कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने कभी ओबीसी का नाम लेकर के, कभी फॉरवर्ड का नाम लेकर के चुनाव में नहीं गई।
लेकिन अगर मनरेगा लाया तो समाज के सभी वर्गों को मनरेगा का लाभ मिल रहा है। अगर हमने खाद्य सुरक्षा बिल लाया जिसका लाभ समाज के चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे जिस जात के लोग हों, अनुसूचित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको मिल रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल हम लाए तो किसानों की कोई जात नहीं होती। किसानों के ऊपर भी सरकारों में अपनी भूमि का उचित मूल्य मांगने के लिए पीठ पर लाठी और सीने पर गोली चलाते थे लोग। लेकिन कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल ला करके किसानों को एक हथियार दिया कि अपने भूमि का उचित मूल्य वो ले सकते हैं। हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लाया। हमने जब गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार के लिए धन उपलब्ध कराया तो उसमें हमने ये नहीं तय किया कि फॉरवर्ड महिला पाएगी कि बैकवर्ड महिला पाएगी, उसमें सारी महिलाओं के लिए हमने ये व्यवस्था किया। ठीक, बैंक तमाम सारी चीजें हैं। ठीक, जब किसानों का कर्ज माफ हुआ यूपीए के सरकार में तो हमने ये नहीं तय किया था कि उसमें किसका कर्ज है। उसमें ये हमको नहीं पता था कि कौन कर्ज कितना है उसके ऊपर। लेकिन बैकवर्डों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का सबका माफ हुआ। और जो अभी आपने एक सवाल और किया है इससे ब्राह्मणों की बात, समाज के सभी तत्वों के साथ, खास तौर से दलितों, अल्पसंख्यकों और जो गरीब, जो अति पिछड़े हैं, तथा ब्राह्मणों के साथ इस प्रदेश में अत्याचार और अन्याय हुआ और ब्राह्मण महिलाओं के साथ हुआ। यह बात कोई नहीं उठा रहा था। आज कोई फरसा थमा रहा है और कोई परशुराम जी का पूजन करा रहा है। लेकिन गोरखपुर के अपने रैली में जब हमारी नेता प्रियंका गांधी ने ब्राह्मणों के ऊपर भी होने वाले अत्याचार के प्रति अपना चिंता व्यक्त किया, जब उन्होंने कहा गरीबों, किसानों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ ही साथ ही साथ ब्राह्मण वर्ग के साथ अत्याचार हुआ है, तब इन लोगों के पेट में दर्द शुरू होने लगा। मैं कहना चाहता हूँ केवल ब्राह्मण को या किसी जात को वोट का हथियार मत बनाओ। हाँ, राजनीति कांग्रेस पार्टी में आज के 32 वर्ष पहले जो आखिरी मुख्यमंत्री हुए थे वो भी ब्राह्मण समाज के हुए थे, नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, केवल ब्राह्मण समाज का ही नहीं, सुन लीजिए मैडम, केवल ब्राह्मण समाज का ही मुख्यमंत्री नहीं दिया हमने राजपूत भी दिया है, हमने बैकवर्ड भी दिया है, हमने महिलाओं को दिया है। और आज हमारी नेता जो सबसे पिछड़ी और समाज में दबाई जा रही है महिला, आज हम उसको 40% नेतृत्व देने का, चाहे वो राजनीति हो और चाहे वो नौकरी हो, हमारी नेता ने प्रतिज्ञा किया है लड़कियों को स्कूटी देने का, ताकि इनके गुंडे रास्ते में लड़कियों का पीछा न कर पाए। उनको अभी कोरोना के समय में मैडम जो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, ठीक है, देखिए ये एक सेकंड जल्दी से पूरा गोरखपुर में बाढ़ जब आया था राजघाट में, आप लोगों ने देखा होगा एक निषाद की लड़की, उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, वो खुद नाव चला करके पढ़ने जा रही थी। और जब ये फोटो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने देखा, शेयर किया, तो मैं गोरखपुर जोन का जो है प्रभारी महासचिव हूँ, फोन किया कि उस लड़की से मिलिए और उसको एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध कराया जाए। हम लोग गांव से गए और उस निषाद की बेटी को एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध कराया गया। उसी से प्रेरणा लेकर के हमारी नेता ने सभी लड़कियों को एंड्रॉइड मोबाइल उपलब्ध कराने का प्रतिज्ञा किया है, कर्ज माफी का प्रतिज्ञा किया है, हम बिजली के माफी का प्रतिज्ञा किए हैं। और हमने प्रतिज्ञा नहीं किया है, हमने बीते हुए दिनों में ये सब कार्य किया है। ये सारे पॉइंट्स हैं त्रिभुवन जी, हमने सुने हैं, समझे हैं, चर्चा बहुत बार हुई है, लेकिन आज जिस विषय पर हम हैं उसमें ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या किया, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल जातिगत समीकरणों के आधार पर कितना सफल होंगे बात उसकी हो रही थी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। अंकुर त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है, निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष और इस बार तो थोड़ी थोड़ी ताकत भी है क्योंकि बहुत सारे छोटे दल हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी ये जो दांव है ओबीसी वर्ग का, क्या लग रहा है इसके लिए? मैम, पहले तो ये जानकारी मैं दे दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अलगाववाद की राजनीति सदैव से की है, ये पहली बार नहीं है। इसके पूर्व के चुनाव इनके हुए हैं धर्म के नाम पे और अब चुनाव होंगे जाति के नाम पे। ये इनका इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है, जातिवाद के नाम पे लड़ाने का लंबा इतिहास रहा है।
तब ये हुआ करता था कि धर्म के नाम पे लड़ा के अपने वोटों को कन्वर्ट करते थे। अब जाति के आधार पे आ गए हैं, क्योंकि ये जानते हैं धर्म के नाम पे लोग समझ चुके हैं। उसका कारण ये है, ये 5 साल पहले विकास किए, ये समझ गए इनके पास विकास नहीं है। रोजगार किए, ये समझ गए कि रोजगार हमने किसी को दिया नहीं है। लोग सड़कों पे हैं, धरना प्रदर्शन एकदम लगातार चल रहे हैं। ये जनता के ऊपर लगातार लाठीचार्ज करवा रहे हैं, जनता को सड़कों पे पिटवा रहे हैं अपने सत्ता का दुरुपयोग करके। तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन सब चीजों से अब होना नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बदलाव लाया जाए, जो अब तक नहीं हुआ। अब ये नया बदलाव क्या है, ये जाति के आधार पर ये करेंगे, जबकि ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें ओबीसी समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं समाजवादी पार्टी में। तो इनकी मंशा ये है कि ओबीसी के लोगों को तोड़ा जाए, जबकि ये संभव नहीं है। और ये एक संदेश देना चाह रहा है। अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे, वो कहे कि ब्राह्मण पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है सब भारतीय जनता पार्टी से। इनकी गलतफहमी है। ब्राह्मण पूरी तरीके से असंतुष्ट है और पूर्वांचल का ब्राह्मण तो कतई भाजपा को वोट देना नहीं चाहता है, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। अब असलियत क्या, इनका असली चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है या आ चुका है। जो भी चीजें हैं अब जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि तमाम जो परिजन लोग याद कर रहे हैं जिनके परिवार की डेथ कोविड में हुई, जिनके परिवार के लोगों की लाशें वो अपने परिजनों को देख नहीं पाए, जिनके परिवार के लोगों की लाशें नदियों में बहती रही, वो लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? किस विकास और किस उस पे देंगे, रोजगार पे देंगे? कहीं कुछ नहीं रहा इनका। सिर्फ इनका ये रहा है कि एक भ्रमित करने का इनका एजेंडा रहा है सदैव से। और अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कहा है कि इनका आईटी सेल जो मजबूत है, ये सिर्फ आईटी सेल के आधार पे ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, आंकड़े लेके बैठते हैं और असलियत में इनका कुछ और होता है। वास्तविकता में इनका इस आंकड़ों से वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, दूर दराज का कोई लेना देना नहीं। इनके पास सिर्फ भ्रम है। माननीय महाराज जी जब मंच पर चढ़ते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते। पहले कहते थे कि यादव बन के अगर रहोगे तो काटे जाओगे, हिंदू बन के जियो। जब हिंदू बन गए और इनकी सरकार आ गई तो फिर ये यादवों को कहते हैं तुम तो यादव थे, तुमने तो सपा को वोट दिया, तुम तो फलाने हो, तुमने फलाने को वोट दिया, तुम दलित हो, तुमने सपा को वोट दिया। तो ये इस तरीके से महाराज जी और उनके लोग जाति के आधार पे बांटने का काम करते हैं। ये कभी विकास की बात सिर्फ मंच से कर सकते हैं, धरातल की बात नहीं कर सकते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। रोजगार इतना बांटे हैं कि सारे लोग सड़कों पे इनसे मांग रहे हैं कि साहब रोजगार इतना दिए, तनख्वाह कहाँ है? किसान की आय दोगुनी कर रहे थे, इतनी दोगुनी हो गई है किसानों की आय कि किसान पूछ रहा है साहब मेरी आय तो बता दीजिए, तब तो हम पूछे कि मेरी आय दोगुनी कितनी होगी। अभी किसानों का आय नहीं पता है। ये कहते थे कि किसानों को कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आपको एक जानकारी दे दूं अपने जनपद महाराजगंज की। महाराजगंज में अभी क्रय केंद्र जो सरकारी क्रय केंद्र हैं, उनपे उन्हीं लोगों का क्रय हो रहा है जो 50 से 100 रुपया बोरी के हिसाब से ठेका दे रहे हैं कि मेरा 50 रुपया बोरी आप ले लीजिए प्रति कुंटल, मैं आपको पैसे दूंगा। उन लोगों का तौल हो रहा है, नंबर से तौल नहीं हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये होता है दुगुना आय। जो लोग पहले 10-20 रुपए ठगी किया करते थे, आज 100 रुपए तक की ठगी कर रहे हैं। लेकिन सरकार इससे बोलने वाला कहीं से नहीं है। लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है प्रशासन के और तमाम लोगों के तौर पे, कोई पूछने वाला नहीं है। सब एकदम समानता अधिकार इस तरीके से चल रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, और इसे गलत नाम दिया जा रहा है। राम राज्य का नाम, जो हमारे आराध्य हैं उनको भी बदनाम किया जा रहा है सत्ता के लिए। पहले हम लोग कहा करते थे फलाने बहुत बड़े आदमी हैं, इनका नाम छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे काम के लिए न लिया जाए। मुझे शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी पे कि अपनी सत्ता हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम जी का नाम ये लोग भुनाने का काम करते हैं, उनके नाम पे सत्ता बनाने का काम करते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं। इससे गिरी सरकार आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हमेशा ये सोचते हैं कि सत्ता में प्रभु राम का नाम लेके सत्ता में आ जाओ और उसके बाद राम को भूल जाओ। ये इनका चाल और चरित्र है। ठीक है मनोज जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। सभी मुझे लगता है राजनीतिक दल से जो लोग जुड़े हैं उनको सुना आपने, क्या लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है जनता का एक माइंडसेट सबसे अलग निकल के ना दिख जाए।
राखी जी देखिए, दरअसल बदली परिस्थिति में चुनाव आयोग, क्योंकि कोरोना काल में बहुत चीजें बदली हुई हैं और डिजिटल बहुत कुछ होना है, रैलियों की पाबंदी से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात बता दूं कि टिकट वितरण से पहले और टिकट वितरण के बाद जो जातियों से लेकर के, धर्म से लेकर के, और जो जिताऊ लोग हैं ना, उनका कहीं करेक्टर सर्टिफिकेट का सिग्नेचर होता, कुछ नहीं होता। ये देखा जाता है कि साहब कितनी सीटें जीते और सरकारें कैसे बने। स्थिति कोई अछूता नहीं है। मैं फिर बार बार ये बात कहता हूँ कि 2014 के बाद जो एक फार्मूला सेट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 से 17, 19 और 22 में हम चर्चा बार बार इसी बात की कर रहे हैं कि उस मिथ को तोड़ने का प्रयास, और अब विपक्ष में सबसे मजबूती का स्तर पर अगर देखने की बात करी जाए तो अखिलेश यादव पूरी मजबूती से पूरे संगठन के साथ में, लेकिन जातिगत और धर्म, देखिए आरक्षण, बहुत सारी चीजें ऐसी राखी जी की समय समय इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको, इससे इतर कोई भी पार्टी नहीं है। जहां ब्राह्मणों को वोट होगा वहां ब्राह्मण कैंडिडेट होंगे, जहां अन्य वर्गों को होगा तो पार्टियां जाति का लाभ उठाने के लिए से उनका टिकट वितरण करेंगी और कल वही छुट के सदन में आएंगे और सरकारें बनेंगी। इससे इतर किसी की कोई सोच नहीं है जी। ठीक है, 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात रखिएगा। रामनिवास जी। राशि जी भी उनको तो बातें शर्म नहीं आती, शर्म इनके और इनको नहीं आती। जिस प्रकार के लिए अपने पिता को बंधक बंद कर दिया, एक चाचा को डाल दिया और पूरी को जिसका नाम समाज, उसका एक परिवार पूरे उत्तर प्रदेश का राज्य, तो शर्म इन लोगों का। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है और मोदी जी ने देश में विकास, यही कारण है कि आचरण उत्तर प्रदेश की जनता और परेशान थी। 2014 में इनको बुरी तरह हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया, तीन चुनाव बुरी तरह हारे, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही, फिर भी उसी गुंडाराज की बात करते हैं, उसी जातिवाद की बात करते हैं, उसी परिवारवाद की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान गई है कि ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी को, जो अपने परिवार के लोगों का अपमान करते हैं, अपने पिता का अपमान कहते हैं। मैं तो महाभारत काल में मैंने देखा है, कंस ने सत्ता के लिए अपने पिता को जेल में डाल दिया था। अगर योगी जी ने होते तो शायद अखिलेश यही काम करते, सत्ता के लिए अपने पिता को अपनी पार्टी के पद से हटा के उनको बंधक बनाने का काम किया है। मैं बीच में रोकूंगी ऐसे नेताओं को, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, जाति पूछो उम्मीदवार की, ये बात है कि जीत के लिए किसी भी स्तर पर राजनीति चली जाती है, राजनीतिक दल चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे, लेकिन उठापटक बहुत जोर से चल रही है, ये वाकई देख रहे हैं हम। और फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।